हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मैथ्स की क्लास ले रहे हैं और जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, कहने का मतलब जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग मैट्रिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ तो उससे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो बिल्कुल नया टॉपिक है। उसका नाम है डिटर्मिनेट अर्थात सारणिक। देखिए, आव्यूह की तरह सारणिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के मैथमेटिक्स में सबसे इजीएस्ट टॉपिक है डिटर्मिनेट अर्थात सारणिक। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, लगभग 10 से 15 मार्क्स का 100% एग्जाम में आता है। जनरली एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में और एक 5 मार्क्स में आते ही आता है, या 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में। तो 10 से 15 के बीच में इसमें से आता ही आता है। अगर आप लकली बहुत अच्छी हैं तो कभी कभी 20 नंबर का भी बैठ जाता है। इजीएस्ट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लगभग आव्यूह जैसा ही है, आव्यूह से थोड़ा सा अलग है। तो बात करते हैं डिटर्मिनेट के बारे में अर्थात सारणिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? डिटर्मिनेट अर्थात सारणिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सारणिक की पहचान क्या है? नंबर 1 बात, सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है। मतलब ये सारणिक की अर्थात डिटर्मिनेंट की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि सारणिक का जो ऑर्डर होगा वो रो और कॉलम दोनों बराबर रहेंगे, अर्थात m बराबर m रहना चाहिए। अगर m बराबर m नहीं रहा, m जहां रोज को और n जहां कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर दोनों बराबर हैं तो वर्गाव्यूह बनेगा। वर्गाव्यूह आपका 2/2 का भी हो सकता है, 1/1 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में 2/2 और 3/3 का ही सारणिक है। 4/4 का सारणिक बहुत रेयर है कि आपको क्वेश्चन आए, आता नहीं है। आज तक के जो एग्जाम की हिस्ट्री है उसमें कभी 4/4 का मैट्रिक्स आया भी नहीं है। तो क्या है, सबसे पहले पहचान करेंगे, सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है, एक बात। दूसरी बात, सारणिक का मान निकलता है, मतलब सारणिक की एक वैल्यू होती है, जबकि आव्यूह की कोई वैल्यू नहीं होती। हमने प्रीवियस, आप जब मैट्रिक्स को एक बार मैट्रिक्स वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सारणिक की वैल्यू नहीं होती, सारणिक की वैल्यू फिक्स नहीं होती। इवन डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक की वैल्यू फिक्स होती है। ये ध्यान रखें, ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन सारणिक एंड मैट्रिक्स आ रहा है समझ में? कभी मैट्रिक्स को सारणिक और सारणिक को मैट्रिक्स समझ के सोल्व कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, सारणिक की वैल्यू होती है। अब देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। माना ए हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को जब हम डिनोट करते हैं तो हमारे जो लार्ज ब्रैकेट है उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। सपोज दैट ये A11, A12, A21, A22, ये हमारा 2/2 का एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? हमारा मैट्रिक्स। ये है आपका मैट्रिक्स। तो सारणिक क्या रहेगा तब? ए का सारणिक जो रहेगा, इसको डिनोट किया जाएगा, एक तरह से हम ए का मोड ले लेते हैं। भाई मोड का सिंबल यही होता है ना, 2 डंडे के अंदर साइन लिख दिया ए, तो बराबर होगा। अब आप जब सारणिक को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ब्रैकेट वाला साइन यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं अंतर बता रहा हूँ। ये मैट्रिक्स है, जबकि सारणिक लिखा जाएगा ऐसे A11, A12, A21 और A22। ये भी आपका 2/2 का सारणिक है। तो ये तो है आपका मैट्रिक्स और ये है आपका सारणिक। इसको पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ए का सारणिक। आ रही है बात समझ में? तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा लार्ज ब्रैकेट के अंदर, जबकि सारणिक का एक तरह से ब्रैकेट हटा के मोड ले लेते हैं। 2 सीधे डंडे खड़े कीजिए, उनके अंदर अपने एलिमेंट्स लिख दीजिए। ये हमारी रो को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा R1 है, ये R2
और ये आपका C1 और ये आपका C2। तो ये कॉलम, वो रो, बाकी सारा रो कॉलम का खेल वही होता है जैसा मैट्रिक्स में होता है। और एक 3x3 का मैट्रिक्स देखते हैं। भाई मान लिया B कोई 3x3 का मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट A11, A12, A13, फिर B21, B22, B23, C31, C32 और C33। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स रहा? बोलिए 3x3 का। तब देन डिटर्मिनेंट ऑफ B या B का सारणिक, जो B का सारणिक होगा तो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे मोड B। इसको मोड नहीं पढ़ेंगे, मैं तो मोड आपको मतलब सिंबल याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। ये मोड नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B अर्थात B का सारणिक। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो डंडे, उनके अंदर एलिमेंट लिख दीजिए। रो 1 रहेगी आपकी A11, A12, A13 और ये रो 2 B21, B22 और B23, C11, C12 सॉरी C31, C32 और C33। ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। ये 3x3 का मैट्रिक्स और ये 3x3 का हमारा डिटर्मिनेंट। तो हमें पढ़ना है अब डिटर्मिनेंट को, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग मैट्रिक्स को तो पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक, आ गई बात समझ में? तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट को दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। एक तरह से जो मोड का सिंबल होता है हमारा वही वाला सिंबल यूज होते हैं, लेकिन रीड मोड नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाएगा इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक, ये उसका वैल्यूज है रो कॉलम में। ये बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी या बी का सारणिक, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आया समझ में? तो जो हमारा सारणिक होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग अवयव होता है, प्लस दूसरी बात जो दूसरा पॉइंट है सारणिक का, सारणिक की वैल्यू फिक्स होती है जबकि मैट्रिक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्लियर? अब बात करते हैं सारणिक का मान निकाला कैसे जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि सारणिक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालते हैं उसको निकालने का मेथड क्या है। तो आज हम डिटर्मिनेंट का रिजल्ट या वैल्यू निकालने का मेथड सीखते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है और मुझे वैल्यू निकालनी है ए की। तब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकलेगी तो कुछ रूल है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिए। देन ए बराबर हो जाएगा आपका, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे डायगोनल वाइज। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करनी है और किसमें करनी है? सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में। तो A11 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप? A12 में। तो ये हो जाएगा A11 इंटू A22। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में करनी है। फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस, फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में। कहने का मतलब A12 इंटू किसमें करना? A21 में। ध्यान रखिए मेथड हमेशा यही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका A11 A22 माइनस A12 और A21। ये आपका एक ही वैल्यू आ गई। एक तरह से ये आपका आंसर रहेगा। 2x2 के मैट्रिक्स में आपको यही रूल फॉलो करना है। जब भी 2x2 के मैट्रिक्स की आपको वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखिए, हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, तो डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई होती है। फिर माइनस का साइन, ये एक तरह से फॉर्मूला मानिए इसको, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे। ये आपका
ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको किसी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट किया हमने कि बी कोई डिटरमिनेट है हमारा 1 3 2 8 ये, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 8 में। तो देन b बराबर हो जाएगा 1 इंटू 8, 8 बन जा 8, फिर माइनस 2 3 जा या 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और मैंने कहा था कि डिटरमिनेट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2/2 के मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। बस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिए जो हमारा मेन डायगोनल है, आपको याद होगा जब हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ते तो ये हमारा मेन डायगोनल होता था। तो डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई होती है हमेशा, पहले मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर सेकंड वाला डायगोनल जो ये वाला बैठेगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड ये वाला, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है और इसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये था 2/2 के मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना। अब सीखते हैं 3/3 के मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना। वो थोड़ा सा लॉजिकल है, उसमें मजा भी आएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। मान लिया कोई 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं हम, क्योंकि उसमें आपको एक तो सिंबल्स का ध्यान रखना होता है, साइन का, उसमें प्लस माइनस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती, बस उसको एक बार सीख लीजिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। माना डी कोई डायगोनल है, डी कोई डिटरमिनेट है, और जिसके एलिमेंट A11 A12 A13 B11 B12 और B13 C11, ओहो सॉरी, ये रहेगा B21 B22 और B23, ये C31 C32 C33। तो ये हमारा एक 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का है, 3 रो है और 3 ही हमारे कॉलम्स हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3/3 की मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते समय हमें एक तो सिंबल्स का ध्यान रखना होता है। ध्यान रखिए, सिंबल ज़्यादा नहीं होते, 2 ही साइन होते हैं इसमें, प्लस माइनस। हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, और कोई भी 2 साइन एक जैसे एक साथ नहीं होंगे। मतलब 2 प्लस एक साथ नहीं हो सकते, 2 माइनस एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ देखिए 2 प्लस के बीच में एक माइनस है ना, फिर किसका नंबर आएगा? फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आप रो वाइज देख लीजिए, कॉलम वाइज देख लीजिए, कोई भी 2 साइन एक साथ नहीं है। अब जब हम 3/3 के मैट्रिक्स की 3/3 के डिटरमिनेट की वैल्यू निकालते हैं तो इन साइन को हमें ध्यान में रखना होता है। कहने का मतलब ये साइन आपको अब अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 3/3 के जो मैट्रिक्स की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। प्लस वाला प्लस रहेगा, कहीं अगर माइनस है, कहने का मतलब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक बात, एक तो साइन का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो या तो आप रो वाइज वैल्यू निकालिए या कॉलम वाइज निकालिए। मतलब सारणी को या तो रो वाइज एक्सपेंड कीजिए या कॉलम वाइज कीजिए। आप इसमें आपकी मर्जी है, आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी, वैल्यू कभी चेंज नहीं आती। तो सबसे पहले हम R1 की रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब जो वैल्यू निकालते हैं वो R1 की रिस्पेक्ट में निकालते हैं। फिर मैं आगे और भी सिखा देंगे कि मतलब रो 2 की में निकालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, या R3 की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम R1 की रिस्पेक्ट में निकालते हैं वैल्यूज की। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर एक्सपेंड विद respect to R1।
तो डी बराबर कितना रहेगा। अब देखिए R1 के रेस्पेक्ट में करना है, फिर से सुनिए, R1 की रेस्पेक्ट में मतलब ये हमारा R1 है, इसकी रेस्पेक्ट में मुझे वैल्यू निकालनी है। अब असली खेल स्टार्ट होता है अब यहाँ से, जब मैं R1 के फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालूंगा। तो ये R1 मतलब इस रो के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और इस कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या एलिमेंट बचेगा, एक 2x2 का मैट्रिक्स बचेगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई होगी, मतलब A11 इंटू A11 के साथ मैट्रिक्स कौन सा बचा आपका, ये वाला, इसको लिख लीजिए एक बार, B22 B23 C32 C33, ठीक है। अभी रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है, अब रो 1 के सेकेंड एलिमेंट का नंबर आएगा, तो ये तो प्लस का था, सेकेंड एलिमेंट कैसा रहेगा, माइनस का, भाई प्लस वाले में तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब माइनस A12, अब सोचो जिस रो में है वो वाला रो कैंसिल, जिस कॉलम में वो वाला कॉलम कैंसिल, तो अब जो एलिमेंट बचेंगे कौन कौन से बचेंगे, दो तो ये बचे और दो बचे ये वाले, तो पूरा 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। मतलब जो लिखा जाएगा B21 B23 C31 और C33, आ रही है ना बात समझ में। तो पहले जब फर्स्ट एलिमेंट था तो फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कैंसिल, जितने बचे वो मैट्रिक्स बचा, वो डिटरमिनेंट बचा। सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड रो 1 के सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम, और जिस रो में है वो रो के सारे एलिमेंट और उसी कॉलम के सारे एलिमेंट कैंसिल करते हैं, तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो बचेंगे। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, जो रो 1 का थर्ड एलिमेंट है, साइन कौन सा आएगा, प्लस का, तो प्लस A13। अब देखिए भाई इस रो के तो एलिमेंट कैंसिल, जिस कॉलम में उसके कॉलम के कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास कौन सा एलिमेंट बचेंगे, ये 4 है, ये 2x2 का डिटरमिनेंट, मतलब B21 B22 C31 C32। आगे बात समझ में, जिस रो के रेस्पेक्ट में करेंगे उसके लिए यही रूल अप्लाई करना होता है हमें। भाई अगर रो 2 करते तो फिर रो 2 का एलिमेंट लेते, वो वाली रो कैंसिल होती, वही वाला कॉलम कैंसिल होता, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल। अभी वो बाद में बात करेंगे, पहले एक R1 के रिस्पेक्ट में सीख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस कर लेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही पढ़ा देंगे, लेकिन मेन मुद्दा है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा 2x2 का बना, 2x2 का मैथड अभी सिखाया था आपको, तो क्या था वो, A11 इंटू बी की इसमें मल्टीप्लाई, तो B22 C33 माइनस B23 C32 माइनस A12 B21 C33 माइनस B23 C31, फिर प्लस A13 B21 C32 माइनस B22 C31, ठीक है भाई। 2x2 का तभी सीखा था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें माइनस के साथ, फिर इसकी इसमें, फिर माइनस इसकी इसमें, ये आ गया, फिर A13 इसकी इसमें, फिर माइनस, फिर ये वाला आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई सब में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A11 B22 C33 माइनस A11 B23 C32, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का रहेगा, A12 रहेगा A12 B21 C33 माइनस माइनस प्लस A12 B23 C31, फिर प्लस A13 B21 C32 माइनस A13 B22 और C31। तो ये जो रहा ये हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू है, आंसर। इसको बाद में फिर सोल्व कर लेते हैं। आप किसी डिटरमिनेंट को रो वाइज खोल लीजिए, रो वाइज एक्सपेंड कर लीजिए या कॉलम वाइज एक्सपेंड कर लीजिए,
वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। तो अभी जो मैंने बात की है ये अभी मैंने आपको केवल R1 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके दिखाया है। अब आप ये भी कह सकते हैं सर हम तो कॉलम 1 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप कॉलम 1 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लीजिए, हम वो भी दिखाएंगे। बट अगर भाई ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये तो जनरल मेथड हुआ कि आप किसी मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसको कॉलम की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो क्यों ना एक एग्जांपल लेके सोल्व किया जाए। एग्जांपल में क्या होगा, चीज़ें और समझ में आएंगी और दोनों की वैल्यू जब सेम आ जाएगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो आई थिंक एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसको रो या कॉलम जैसे आप कहो मैं उसकी हेल्प से सोल्व कर दूंगा फिर, ठीक है। तो एक 3x3 का एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करते हैं कि किसी 3x3 के डिटर्मिनेंट को हम अगर रो वाइज एक्सपेंड करें तब आंसर क्या आएगा, और अगर कॉलम वाइज एक्सपेंड करें क्या आंसर चेंज तो नहीं आ जाएगा, वहाँ पे श्योरिटी हो जाएगी। चलिए एक 3x3 के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को लेकर उसकी वैल्यू को निकालते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक 3x3 के डिटर्मिनेंट की जिसकी वैल्यू निकालनी है, और जो हमने अभी मेथड सीखा था उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और हम इसमें ये भी चेक करेंगे कि क्या रो और या तो रो वाइज या कॉलम वाइज अगर उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाए कि क्या दोनों की वैल्यू सेम आती है या चेंज आती है, हम इस वाले डाउट को भी क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है d बराबर, ये गिवन है, इसमें इसकी जो एलिमेंट है 1 2 3 2 4 3 1 3 1 और फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ द d, मतलब d का मान निकालना है। अब देखिए हमारे पास जो साइन होती है 3x3 के डिटर्मिनेंट के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसे क्वेश्चन को R1 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, कहने का मतलब एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है। इसको आपको R1 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। जब इसे हम R1 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो R1 क्या है हमारा, ये 1 3 1 2 3, तो जो D की वैल्यू आएगी, अब R1 की रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1। अब 1 के आगे क्या लिखना है, तो 1 जिस रो में है उसके एलिमेंट और जिस कॉलम में है वे एलिमेंट आपको नहीं लिखने, रिमेनिंग एलिमेंट आपको लिखने हैं। 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उनको छोड़कर जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके रिमेनिंग एलिमेंट डिटर्मिनेंट के अंदर लिखे जाएंगे। तो कितना आएगा 4 3 3 और 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है रो 1 का 2, अब 2 के लिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो माइनस का 2। अब देखिए 2 जिस रो में है, भाई फर्स्ट रो में ये एलिमेंट कैंसिल, जिस कॉलम में ये वाले कॉलम के एलिमेंट कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2 3 1 1, 2 3 1 और 1, क्लियर। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है रो 1 का 3, तो 3 के लिए 3 जिस कॉलम में वो कॉलम और जिस रो में है वो वाली रो के एलिमेंट आपको नहीं नोट करने, साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो प्लस का 3 इंटू 2 4 1 एंड 3, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना, कौन सा एलिमेंट लेना है कौन सा छोड़ना है। तो 1 इंटू 4 बन जा 4 माइनस के 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 2 बन जा 2 माइनस का 3 प्लस 3 इंटू 3 2 जा 6 और माइनस का 4, क्लियर। इसको सोल्व कीजिए तो 1 इंटू माइनस के 5 माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 3 इंटू 2, इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो माइनस का 5 और प्लस का 2 और 2 3 जा 6, ये आ जाएगा d बराबर माइनस का 5 प्लस का 8, तो d की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, d आ गया आपका 3 जब हमने इसको रो 1 की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया।
अब इसी डिटर्मिनेंट को हम कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में और एक्सपेंड करके देखते हैं क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं, या डाउट मन में वरना रह जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को C1 के सापेक्ष और विस्तार करते हैं। तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1। चलिए तो भाई क्वेश्चन की तरह थोड़ी सी हालत सुधार लेते हैं वरना कंफ्यूज रहोगे कि सर आप क्या बता रहे हो और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है, सुधर जा भाई जल्दी, बच्चे वेट कर रहे हैं। पढ़ते रहना भाई सब लोग ध्यान से, अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया ना तो पूरा वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। फिर आपको एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आप एग्जाम तक नहीं भूल पाएंगे। ये ऐसा चैप्टर है इसमें रिवीजन करने की नीड नहीं होती है आपको। चलिए अब जो काम हमने R1 के रिस्पेक्ट में किया सेम वर्क C1 के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब अब आप C1 क्या आपका ये तो आपका C1 है, अब आपको C1 के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। तो जो D की वैल्यू आएगी, C1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, D 1। तो 1 वाला कॉलम और 1 जिस रो में आ रहा है उस वाली रो के एलिमेंट आपके लिए खत्म। तो 1 के रिस्पेक्ट में आप ओपन करें ना 1, क्या बचा एलिमेंट 4 3 3 1, 4 3 3 1। फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो माइनस। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आपका 2, तो 2 किस रो में है, सेकंड रो में। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के एलिमेंट आपके लिए, उनसे आपने कर दी नमस्ते। तो बचे क्या आपके पास 2 3 3 1, 2 3 3 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बचा आपके पास, लास्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 1। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो के एलिमेंट से आपने फिर से एक बार नमस्ते की। तो जो एलिमेंट बचे वो बचे 2 3 4 3। तो प्लस 1 क्योंकि साइन प्लस का आएगा, तो 1 इंटू 2 3 और 4 3। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में। अब इसको थोड़ी सी इसकी वैल्यू एक्सपेंड कर लीजिए बस। तो कितना आएगा 1 इंटू 4 एकम 4 माइनस के 9 माइनस 2 2 एकम 2 3 तिया 9 प्लस 1 इंटू 2 तिया 6 और 4 तिया 12। ठीक, इसको फिर से सोल्व कीजिए। तो माइनस के 5 माइनस 2 इंटू 9 में से 2 गए माइनस के 7 और प्लस 1 इंटू 12 में से 6 गए माइनस के 6। फिर सोल्व करो थोड़ा सा। तो माइनस के 5 प्लस के 14 और माइनस के ही 6। तो d बराबर आ गया 14 माइनस के 11। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अरे वाह, कहने का मतलब आप किसी डिटर्मिनेंट को रो वाइज एक्सपेंड करें या कॉलम वाइज एक्सपेंड करें, वैल्यू दोनों की सेम आती है। अब आप किसी डिटर्मिनेंट को आप रो वाइज सोल्व कर लीजिए, चाहे रो 1 की रेस्पेक्ट में करें, चाहे रो 2 की रेस्पेक्ट में करें, चाहे रो 3 की रेस्पेक्ट में करें, वैल्यू वही आएगी। चाहे कॉलम 1 की रेस्पेक्ट में करें, चाहे कॉलम 2 की रेस्पेक्ट में करें, चाहे कॉलम 3 की रेस्पेक्ट में करें, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। बस सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, आप डिटर्मिनेंट को उस रो या कॉलम की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हैं। जितनी जीरो ज़्यादा रहेंगी उतना बेनिफिट आपके लिए है। मान लिया किसी रो में किसी रो में 2 जीरो हैं, तो आप उसी रो की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए। जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो होंगी, अगर आप उसी रो या कॉलम की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाता है बस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है, अगर आप थोड़ा सा भी डाउट घर रख रहे हैं ना अपने, तो प्लीज़ उसको बताइए ज़रूर कि सर ये वाली चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, या ये समझ में नहीं आया आप एक बार और पढ़ा दीजिए। मैं 100% वो दोबारा से ज़रूर पढ़ाऊँगा। भाई यही तो काम है हमारा, आपको कंफ्यूज थोड़ी ना करना है, हमें तो क्लैरिटी लानी है। आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है, जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना है।
रेगुलर वीडियो देखिए अभी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का दौर है भाई, तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए। जब ऑफलाइन का दौर आएगा तब ऑफलाइन में बात करेंगे। फिलहाल अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बिना किसी डाउट के 24 आवर्स में जब आपका मन करे तब मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, कमेंट करिए, जैसी ही फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, लेकिन अपने डाउट को क्लियर ज़रूर कीजिए। क्लियर? कल मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ।